नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार की बात ने बात आज पीके के बड़े खुलासे की। पीके के निशाने पर आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंत्री अशोक चौधरी रहे। पीके ने साफ कहा कि राजद ने जंगल राज के नाम पर आरजेडी को तो हटा दिया है, लेकिन बीजेपी का भी चाल चरित्र और चेहरा देख लीजिए। पीके से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। आज पीके ने क्या बड़े इल्जाम लगाए हैं, उसको पहले सुनिए। आपके दिलीप जायसवाल जी हैं, मूर्छित होकर गिरे हुए हैं, उनको उठाइए। जो मंगल पांडे जी हैं, उनको बताइए कि बता दें कि 2 करोड़ 12 लाख कहां से लाए हैं पैसा। आई जो हेलीकॉप्टर वाला नेता है सर्वदलीय अशोक चौधरी, ये बता दें कि 200 करोड़ रुपया का संपत्ति खरीदा है कि नहीं खरीदा है। और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, वो बता दें कि भैया हर 2 वर्ष में तुम अपना नाम काहे बदलते हो भाई। सम्राट कुमार मौर्य हुए, मर्डर का इल्जाम लगा तो नाम बदल के राकेश कुमार कर लिए। राकेश कुमार नाम हुआ, उसमें फिर पकड़े गए तो बदल के सम्राट राकेश कुमार और सम्राट चौधरी कर लिया। और फिर राकेश कुमार को गायब कर दिया, सम्राट चौधरी है। ये सबसे बड़ी जो बात है, ये सारे लोग राजद के लोग हैं। आप ध्यान से देखिए, वो चाहे दिलीप जायसवाल हो, वो चाहे संजय जायसवाल हो, या फिर अशोक चौधरी हो, ये भाजपा के लोग नहीं हैं। भाजपा में बाद में आए हैं। ये सब ओरिजिनल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो मैंने पिछली बार कहा था कि आज की भाजपा कैलाशपति मिश्रा की भाजपा नहीं है, ये गोविंदाचार्य वाली भाजपा नहीं है, ये ताराकांत झा की भाजपा नहीं है, ये जिन लोगों ने पसीना बहाकर भाजपा बनाया उसकी भाजपा नहीं है। तो जितने लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं बिहार में, भाई देख लो, ये सब रंगा सियार है, ये सब राजद का गुंडा बदमाश लुटेरा है, जो आज भाजपा में बैठ के अपना चाल चरित्र चेहरा सुधारने की कोशिश कर रहा है। और अब आपको सुनाते हैं कि पिछले शुक्रवार को बिहार TV9 बिहार झारखंड बैठक कर रहा है, अलग अलग जिलों में, 5 जिलों में है। कल पूर्णिया में है, लेकिन पटना में जब सम्राट चौधरी आए थे तो उन्होंने पीके के लिए क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। देखिए, कोई सौदागर राजनीति में आया है। बिहार के लोग नहीं जानते हैं बेचारे के बारे में। बेचारा भी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, सोच लीजिए। मैं तो अब बोलना बंद कर दिया हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि ये सब सौदागर हैं। इधर से लूट के, उधर से लूट के, उधर से लूट के पैसा लाया। वो सौदागर भी बता रहे हैं, वोट कटवा भी बोले थे, हमारे ही शो में बोले थे प्रशांत किशोर, कुछ नहीं है, वोट कटवा भरे हैं। मेरे साथ विनय कुमार वरिष्ठ पत्रकार, श्याम किशोर चौबे वरिष्ठ पत्रकार, फैजान अहमद वरिष्ठ पत्रकार और के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चौबे जी, आपसे ही शुरू करते हैं। आज ये पीके तो बीजेपी के पीछे पड़ गए हैं और आज उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया। श्याम जी, आपको आवाज आ रही है? विनय जी, आपको आवाज आ रही होगी? विनय जी, आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा अपने को। विनय जी, आज प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर बीजेपी के नेताओं का काला चिट्ठा उनके हिसाब से उन्होंने खोल दिया। सम्राट चौधरी को उन्होंने मर्डर में आरोपी बता दिया कि 6 महीने जेल काट के आए और उनको निकाला गया नाबालिग बताकर, फिर उन्होंने नाम चेंज कर लिया। उन्होंने वही बात दिलीप जायसवाल पर भी हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने अशोक चौधरी और उनके समधी किशोर कुणाल का नाम भी ली, 200 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा की। लेकिन आज मजेदार बात ये रही कि उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि ये सब आरजेडी से ही निकले हैं,
ये बीजेपी के लोग नहीं हैं। तो आप जिनको वोट दे रहे हैं, आप जान लीजिए सब एक ही थैली के चट्टे। वो चाहते दरअसल क्या है विनय जी? जो वो लगातार सत्ता में बैठी बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, जेडीयू को बता दे रहे हैं 25 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी, तो वो चाहते क्या है? ये जो बिहार की राजनीति है अभी, वो दो ध्रुवों में बटी हुई और वो एक तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि जो दूसरा कोण है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का, इस गठबंधन को अगर हम कमजोर करें, इस गठबंधन पर अगर हम अटैक करें, तो ये वोट मेरे तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसलिए वो भाजपा के नेता को, जदयू के नेता को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वोट शिफ्ट होगा तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर और मजबूत हो जाएंगे। अगर ये वोट जो भारतीय जनता पार्टी का है, जनता दल यूनाइटेड का है, चिराग पासवान का है, उपेंद्र कुशवाहा का है और मांझी का है, ये जो गठबंधन है एनडीए का बिहार में, अगर ये इंटैक्ट रहेगा तो प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल होगा। तो प्रशांत किशोर ये बताना चाहते हैं बिहार की जनता को कि जो पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी के बारे में, ये हम लोग शुरुआती दौर से सुनते आ रहे थे। 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हुआ करती थी। तो भारतीय जनता पार्टी जब 80 में अटल जी के नेतृत्व में बनी, तो उस समय भी ये इस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि ये पार्टी विद डिफरेंस है, यहाँ एक आइडियोलॉजी है, यहाँ एक सिद्धांत है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ के नेताओं का स्वभाव अलग है, ये बताया जाता था लोगों में। और तब लोगों का आकर्षण धीरे धीरे बढ़ा। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा। नहीं तो जो 80-90 का दशक था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत, बिहार जो अभी वर्तमान बिहार है वहाँ नहीं हुआ करती थी। हाँ, उस समय अविभाजित बिहार में दक्षिण बिहार का जो इलाका जो आजकल झारखंड कहलाता है, इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी हैसियत अच्छी थी बिहार के तुलना में, जो वर्तमान बिहार है। तो मुझे लगता है कि वो चीज ये जनता के बीच ले जाना चाहते हैं प्रशांत किशोर कि भाई आप जिस भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी में आपकी आस्था और विश्वास है, जो कैलाशपति मिश्र की भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने बिहार में पार्टी को खड़ा किया, जिनको दधीची कहा जाता है बिहार में, तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आज इस भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा किन लोगों का है? जो लोग आरजेडी में रहे हैं, जो लोग दूसरे दलों में रहे हैं, उन नेताओं का कब्जा हो गया है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में रहे लोगों का कब्जा हो गया, भारतीय जनता पार्टी आरजेडी में रहे लोगों का कब्जा हो गया। तो ये बात वो बताना चाहते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र से जो लोग प्रेम करते थे, उनके लिए वो मैसेज देना चाहते हैं, भाई वो भारतीय जनता पार्टी, वो और चाल और चरित्र वाली भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही। पार्टी ना रही हो। विनय जी, एक सवाल छोटा सा आपसे टिप्पणी ले लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आज उन्होंने सम्राट चौधरी की पढ़ाई पर भी सवाल उठा दिए। देखिए, सम्राट चौधरी तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। सम्राट चौधरी और जो केस का मामला कह रहे हैं, तो सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड भी उस तरह का नहीं है कि कोई अपराधी रहे हों सम्राट चौधरी। हम लोग बहुत बचपन से उनको जानते रहे, क्योंकि देखिए क्या है कि बिहार की राजनीति में जब सब इनके पिताजी शकुनी चौधरी जी सेना में नौकरी करते थे और सेना की नौकरी जब छोड़कर आए, तो समता पार्टी का निर्माण करने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। और उस दौर में लालू यादव के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते रहे। तो उस दौरान उनके घर पर भी आक्रमण हुआ था और उस समय भी बहुत केस मुकदमा हुआ था। उस केस मुकदमा के बाद फिर सम्राट चौधरी और शकुनी चौधरी फिर राष्ट्रीय जनता दल में भी शामिल हुए थे। और फिर सम्राट चौधरी तो एक इनका अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 25 साल से कम उम्र में ये मंत्री बन गए थे। तो उस समय समता पार्टी के बड़े नेता थे पीके, तो एक समता पार्टी के नेता थे पीके सिन्हा, जो बड़े कानूनी मामलों के जानकार माने जाते थे, कानून के जानकार माने जाते थे। तो वो इनके खिलाफ आंदोलन चलाते रहे। और
और जब ये मामला तूल पकड़ा कि भाई 25 साल से कम उम्र के हैं सम्राट चौधरी, तो इनको इस्तीफा भी देना पड़ा, इनको हटना भी पड़ा मंत्रिमंडल से, क्योंकि 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति मंत्री बन नहीं सकता है, क्योंकि मंत्री बनने के लिए एक नियम है कि उसको 6 महीना के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ता है। बिल्कुल। और विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बिल्कुल। हम लोग लालू जी से जब उस समय पूछते थे भाई कि आपने क्यों इनको बनाया, तो लालू जी कहते थे उस जमाने में हम लोगों से कि भाई कभी बताओ कहीं ऐसा प्रावधान है क्या कि मंत्री का उम्र कहीं निर्धारित है संविधान में? तो सही बात है कि संविधान में मंत्री बनने का कोई उम्र निर्धारित नहीं है, लेकिन विधायक बनने का उम्र निर्धारित है। और विधायक बनने के लिए 25 साल उम्र होना चाहिए, और मंत्री रहने के लिए भी कम से कम 6 महीना के अंदर किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने पीके के जो आरोप है उन पर सम्राट चौधरी का बारे में बताया। फैजान जी, पीके का ये जो एक केजरीवाल स्टाइल का है बिहार में चल रहा है, आरोप लगाओ निकल लो, वो विवाद में फंसेगा, वो जाने उसका काम जाने, आपको तो अभी कुछ देना नहीं है। ये बीजेपी को कितना डेंट करने जा रहा है, जो लगातार इन्होंने चाहे मंगल पांडे हो, दिलीप जायसवाल हो, अब अशोक चौधरी हैं, सम्राट चौधरी हैं, एक चर्चा, क्योंकि देखिए अब ये इंटरनेट का जमाना है, अब वो पीके की बाइट उनकी जो टीम होगी ना, सोशल मीडिया टीम, वो वायरल करा देगी इस चीज को। ये तो शील्ड मिल गई तेजस्वी को कि भाई बताइए इनकी पढ़ाई भी नहीं है इतनी। देखिए पुष्कर जी, ये प्रशांत किशोर पहली बार फुल फ्लेजेड इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जी। 2-3 छोड़ के वो जो बाई इलेक्शन हुआ उसको छोड़ दें अगर, तो ये पहली मर्तबा असेंबली का जनरल इलेक्शन जो हो रहा है उसमें जा रहे हैं। और ये इलेक्शन में जाने से पहले कुछ अपनी अलग तरह की राजनीति भी दिखा रहे हैं। आपने केजरीवाल का नाम लिया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो एक अलग तरह की राजनीति यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस अलग तरह की राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर इल्जाम तराशी कीजिए, आप उसको एक्यूज कीजिए, आप उसको ब्लेम कीजिए, आप उसके खिलाफ, अच्छा ये जो कुछ भी है वो आपने धीरे धीरे कई किस्तों में किया है। अभी तक इन्होंने दिलीप जायसवाल जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, दिलीप जायसवाल पर किया, संजय जायसवाल जो पूर्व भाजपा अध्यक्ष हैं उन पर किया, मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन पर किया, अशोक चौधरी पर किया, सम्राट चौधरी पर ये आज किया है जी। लेकिन ये देखिए, एक तो ये कि आप इल्जाम तो किसी पर लगा सकते हैं, कोई बहुत डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने नहीं दिया है, और इल्जाम भी मतलब ऐसे हैं कि अब जैसे सम्राट चौधरी के शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के बारे में अगर वो 7वीं पास उन्होंने कहीं पर शो किया है, तो उन्होंने कहाँ ये शो किया है कि हम ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये भी तो उन्होंने कहीं कभी क्लेम नहीं किया। नहीं फैजान जी, भाई अपने क्लास 9th फेल है कि 8th पास है, तेजस्वी ने भी नहीं है, लेकिन वो तेजस्वी पर ये टैग लगा जा रहे हैं ना। तो अब वो नेताओं को पढ़ाई, क्योंकि नई जनरेशन का आदमी वोट दे रहा है, आप समझिए जो इस समय बिहार में जो वोट दे रहा होगा, जो पहली बार वो 2005 नहीं। देखिए पुष्कर जी, अगर वो तेजस्वी पर भी ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि नवी फेल है या नवी पास है या जो कुछ भी है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, न तो ये कोई बहुत बड़ा इलेक्शन इशू है, न कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। उसी तरह से इनके बारे में भी कह दिया गया। लेकिन एक चीज इसमें देखने वाली बात ये है, जिसको मैं भी इसको फील करता हूं, कि अगर उन्होंने इतने लोगों पर इस तरह के चार्जेस लगाए हैं, ज्यादातर पर्सनल चार्जेस हैं, ये पर्सनल एलिगेशन है, जाति है, लेकिन जिसके ऊपर लगाए हैं कम से कम उसको इसका जवाब देना चाहिए था। ठीक है, आप
कोई प्रूफ दे या नहीं दे, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के आप पब्लिक लाइफ में हैं और पब्लिक लाइफ में अगर कोई किसी पर उंगली उठा रहा है तो उसका फर्ज है कि वो उसका जवाब दे। अब देखिए, जब पहली मर्तबा इन्होंने दिलीप जायसवाल पर चार्जेस लगाए और वो मेडिकल कॉलेज का मामला लेकर के या जो भी, तो बीजेपी की तरफ से कुछ सेकंड रैंकिंग या थर्ड रैंकिंग के कुछ वर्कर्स ने कहा कि वो दिलीप जायसवाल इसका पूरा जवाब देंगे, पूरा खुल के जवाब देंगे। आज तक 1 महीना से ज्यादा हो गया, आज तक उसका जवाब नहीं दिया गया किसी ठीक तरह बात से, है। चाहे वो संजय जायसवाल हो या मंगल पांडे हो या अशोक चौधरी, या किसी ने भी अभी तक जवाब नहीं दिया है इन बातों का तो कि ये तो सही गलत बात नहीं है ना। या उसको बात। राजनीति में जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, अगर आपका प्रतिद्वंदी आरोप लगा रहा है, अगर आप सफाई नहीं देंगे तो ज्यादा परेशानी नहीं बढ़ेगी राजनीतिक तौर पर। अब हो सकता है इन लोग की ऐसी सोच हो कि कोई अगर मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है या कीचड़ उछाल रहा है तो बस वहीं तक रह जाएगा मामला, उससे बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हम उसको और उसमें सफाई देने जाएंगे या उसका जवाब देंगे तो हो सकता है कि बात और ज्यादा बढ़े। तो हो सकता है इसीलिए भी ये लोग चुप रहे हों, क्योंकि राजनीति में सब कुछ मुमकिन हो सकता है, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। यह भी मुमकिन हो सकता है। श्याम किशोर जी, अगर फैजान जी की बात को से मैं आपसे सवाल पूछूं कि जवाब दीजिए ही मत, ये कैसे बचत हो सकती बीजेपी के लिए, वो भी चुनाव के दौरान? अब भाई आ ही जाएंगे, 10-15 दिन में आ जाएंगी तारीखें, तो ये बीच चुनाव में लग रहे हैं ना। जिसको मैंने ये भी कहा कि इनको जवाब देना चाहिए। हाँ, मतलब वही लगा के उनको जवाब देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी क्यों नहीं। और जब जिस दिन दिलीप जायसवाल पर लगे थे या मंगल पांडे पे लगे, आपको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे देना चाहिए था। इसमें मैं 2-3 बातें कहूंगा पुष्कर जी। जी, प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल कैंपेनिंग कब शुरू हुई? मतलब पॉलिटिकल हाउस में प्रशांत किशोर बीजेपी के घर से ही घुसे हैं जी। और आपको याद होगा 2012-13 में, मेरे ख्याल से 2013 में बीजेपी का मतलब जो आधुनिक संस्करण है, मोदी शाह वाला संस्करण जो है बीजेपी का, वहां से उसने उछाल मारा था। और उसके रणनीतिकार कौन थे? प्रशांत किशोर थे जी थे ये तो सब अब तो खुली सच्चाई है। और प्रशांत किशोर एक बात और कह चुके हैं, मोदी जी के लिए कह चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं चीनी मिल खुलवा दूंगा और अगली बार चुनाव में आऊंगा तो तभी आऊंगा जब यहाँ की चीनी मिल से मैं चीनी से चाय पीऊंगा। और इन्होंने कहा कि ये आइडिया मैंने ही दिया। तो उस समय की कैंपेनिंग को याद करें हम, 2013 के बाद बीजेपी की, हम आएंगे इन पे, तो क्या रहा है? कांग्रेस को इतना बदनाम करो, उसके टॉप लीडर्स को इतना बदनाम करो कि लोगों के अंदर उसकी छवि एकदम खराब हो जाए और वोट परसेंटेज उनका घट जाए, वोट घट जाए। मैं मोटा मोटी मुझको ये लगता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरी समझ से अब जब प्रशांत किशोर खुद राजनीति में आ गए हैं तो वही फॉर्मूला अपना रहे हैं बीजेपी के लिए। और चूंकि बीजेपी अभी सत्ता में है, मतलब एनडीए सत्ता में है, तो ये एनडीए पे वो फैक्टर ज्यादा लागू कर रहे हैं इनके टॉप लीडर्स को। तो अभी 3-4 नाम मतलब मैं आपसे चौबे जी बीच में रोक रहा हूं, सवाल से मतलब नहीं है, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी कि रणनीतिकार पीके को यह मालूम है जो सत्ता में बैठा हो, अगर उसके विरोधी के पास आप लड़वा रहे हो तो इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि लगातार झूठ बोलो, 100 बार बोलते रहो, कभी तो 10 आदमी भी सच मान जाएंगे तो वो वोट गिर जाएगा। झूठ और सच की ही बात नहीं है पुष्कर जी, इसमें 2-3 बातें और हैं जो फैजान भाई ने नहीं कही मेरे ख्याल से। आप उधर देखिए, राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो बीजेपी मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन पे बीजेपी के कार्यकर्ता केस कर देते हैं। प्रशांत किशोर धुआंधार बैटिंग किए जा रहे हैं, बीजेपी के टॉप लीडर्स पे बिहार में किए जा रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई केस नहीं कर रहा है, कोई विरोध तक नहीं कर रहा है, केस भी नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है?
पहली आज बात। आप डिकोड कर दीजिए, आज पीके को डिकोड कर दीजिए कि बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, डिकोड कर दीजिए आप। फैजान भाई चूक गए। बीजेपी के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, हाँ। बीजेपी के खिलाफ जो बैटिंग कर रहे हैं, लीडर्स के खिलाफ। इसका दो होगा, एक तो कि पब्लिक के बीच, मतदाताओं के बीच मैसेज जाएगा कि ये भी वही है, जैसे उदय वैसे भान, ये भी वैसे ही लोगों की पार्टी है, पहली बात। और दूसरी बात कि बीजेपी जो चाल चरित्र चेहरा की बात करती है, अब जैसे इन्होंने कहा कि मंगल पांडे की पत्नी के खाते में, बैंक अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रुपए हैं, तो ये अगर, और वो पासबुक कॉपी भी दिखा रहे हैं उसकी बैंक अकाउंट की, तो ये मैसेज दिल्ली तक भी जाएगा। तो हो सकता है कि जो बीजेपी के ये जो टॉप लीडर्स हैं, इनको इतना बदनाम कर दो कि बीजेपी इनसे किनारा कशी कर लेवे, और इनसे किनारा कशी कर लेवे तो रास्ता और आसान हो जाएगा। जब टॉप लीडर्स बैठ जाएंगे, आप कर्नाटक का देख रहे हैं ना, जब वहां पे कुछ लोग बैठ गए तो क्या स्थिति हो गई। तो हमारे ख्याल से बहुत, इसको आप मानिए, बहुत कुशल रणनीति के तहत प्रशांत किशोर बैटिंग कर रहे हैं। आता हूं दूसरे राउंड में, केके जी के पास नहीं पहुंच पाया हूं, 3 लोगों से बात हुई है, आपसे पूछूंगा ये कुशल रणनीति फायदा किसको पहुंचा रही है? खुद को पहुंचेगी पीके की पार्टी, जनसराज को, या किसको? केके जी, ये पीके का जो बीजेपी पे अटैक का स्टाइल है और बीजेपी का रिस्पॉन्ड ना करना, श्याम जी ने सही बात कही, राहुल गांधी पर अगर आरोप लगेंगे तो तुरंत मुकदमा हो जाएगा, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से हो जाएगी, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। आज ही का एग्जांपल ले लीजिए कि सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया मैं जब बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जाता हूं तो मुझे घर जैसा लगता है, क्योंकि बातचीत है। वो सैम पित्रोदा का बोलने का स्टाइल है, लेकिन बात यह पकड़ ली गई कि वो पाकिस्तान परस्त है और बीजेपी के सब नेता हमलावर हैं। अरे भाई, पीके भी तो मंगल पांडे किसी दूसरी पार्टी के नेता थोड़ी ना है। ये सम्राट चौधरी को आप डिप्टी सीएम बनाए, कोई आपके डिप्टी सीएम पर इतने बड़े आरोप लगा रहा है तो बोलना चाहिए। ये बीजेपी की क्या रणनीति है? आपने सही बताया। जैसे आपने अभी देखा होगा शाहीन अफरीदी का जो एक क्रिकेटर था, उसने, शाहीन अफरीदी ने जिस तरह से प्रचार किया, राहुल गांधी की तारीफ किया, आपने देखा किस तरह से मामला बीजेपी ने उसको लपक लिया। तो ये चीज बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो अभी जो वरिष्ठ पत्रकार जो उन्होंने बताया कि यही बात, यदि कांग्रेस कोई भी बात बोले तो उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप जिस पीके की हम तारीफ कर रहे हैं, इस पीके के बारे में भी आप जाना जाए तो ये बात भी सही है कि जो पीके, जब पार्टी, इसी पार्टियों के लिए, जिस पार्टी को आज वो गाली दे रहे हैं या उसके पर्दे जो है, उनके जो काले कारनामे का जो पर्दाफाश कर रहे हैं, उसके पीछे उन्हीं के पार्टी के द्वारा पैसे कमाया हुआ भी है। आज एक जमाने में जदयू के लिए वो बैटिंग करते थे, रणनीतिकार के रूप में जाना जाता था। पीके की जो अपनी जो पहचान है, वो एक विशेष रणनीतिकार के रूप में जाना जाता था। फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस के लिए किया और भी बहुत सारी पार्टियों के लिए, जब बंगाल में हो, चाहे केजरीवाल के लिए उन्होंने। लेकिन ये जो आज जो युद्ध लग रहा है कि आखिर पीके का फायदा किसको मिलेगा, जिस तरह से बंगाल में लड़ाई लड़ी गई चुनाव की, आपने देखा होगा बीजेपी इतना ज्यादा हावी हो गई किस पे, तृणमूल कांग्रेस पे, जिससे तृणमूल कांग्रेस का जवाब इतना ज्यादा रिप्लाई हुआ बीजेपी के लिए कि भली वहां पे तृणमूल कांग्रेस चुनाव सरकार तो बना ली, लेकिन बीजेपी ना चाहते हुए भी 70 सीट प्राप्त कर ली। ये बताता है, क्योंकि बीच में जो कांग्रेस और जो सीपीएम जो पार्टी जो थी, सीपीआई, वो कहीं ना कहीं 0 और 2 के अंक पे आ गई। ठीक उसी तरह आपने देखा केजरीवाल की जब पार्टी, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, इतना ज्यादा हावी थे और बीजेपी भी, कि कांग्रेस 8 पर सिमट गई और बीजेपी और केजरीवाल की जो नई पार्टी थी वो फायदे में आई। और दोबारा चुनाव हुआ जब 3-4-6 महीने बाद, तो आपने देखा कि वही केजरीवाल सरकार बना लिया। यहाँ पे उसी तर्ज पे पीके भी चुनाव लड़ा। आखिर ये बताइए, भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है, ये गंगोत्री क्या है? इन्होंने बताया, हमें सबसे पहले जो वक्ता है उन्होंने बताया कि बीजेपी
जो आरजेडी से निकला हुआ कहीं ना कहीं बीजेपी में है। तो ठीक उसी तरह देश के बाकी पार्टी में भी कांग्रेस से ही निकले हुए हैं, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे किसी केरला में हो, सब कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकल के ही है। तो यदि वो भ्रष्ट है आरजेडी और कांग्रेस भ्रष्ट है, तो यदि आज इंसान वही है, तो यहाँ वॉशिंग मशीन का एक रूप धारण करती है, तो वो है पीके की पार्टी एक वॉशिंग मशीन है। कह रहे कि वो गलत है, यदि हमारी उन्हीं के पार्टी में यदि शामिल हो जाते ऐसे लोग, केके जी, ये इतना सरल थोड़ी ना है। तो सभी पार्टियां पीके पे अटैक कर क्यों नहीं रही हैं? ठीक है, पीके पे अटैक नहीं करना चाहती है कि आप जितना ज्यादा अटैक करेंगे, जो बंगाल में हुआ, जितना ज्यादा अटैक करेंगे वो पार्टी और ऊपर जाएगी। आपको पता है कि बीजेपी का जो कैडर वोट है वो फिक्स है, उसको तोड़ना 2 से 3% ही तोड़ना पॉसिबल है। जदयू की जो कैडर है वो 2 से 3% ही तोड़ना पॉसिबल है। आरजेडी की जो है, ठीक है केके जी, मैं आता हूं आपके पास। मेरे साथ विनय जी, पीके सबको कहेंगे, जेडीयू को 25, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, मंगल पांडे सब निपटा दिए, लेकिन इनके ऊपर अटैक होता क्यों नहीं है? तेजस्वी पे भी बोलेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पीके का अपना छवि स्वच्छ छवि है, पीके ईमानदार है। दूसरी बात क्या अभी है, तो मौका कहाँ मिला है? त्याग सत्ता में आने के बाद 5 साल राज करे तब तय होगा कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। नहीं, सबसे बड़ी देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो बात है, आपको समझना पड़ेगा इस देश के चरित्र को और चेहरा को। इस देश में त्याग करने वाले लोगों की पूछ होती है। महात्मा गांधी ने त्याग किया, उनको माना। अगर उसके पहले चले जाइए तो राम ने त्याग किया, राजगद्दी छोड़ के वनवास गए, उनको लोगों ने लोकतंत्र में रहते हैं। गौतम बुद्ध ने त्याग किया तो उनको ने माना। बीपी सिंह ने त्याग किया, नहीं, बीपी सिंह ने त्याग किया तो याद करिए उस समय का नारा था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। तो इस देश में भी उसी तरह के, इवन सोनिया गांधी के बारे में जो कहा जाता है कि त्याग किया, हालांकि वो कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग जो उनके चाहने वाले वो मानते हैं कि सोनिया गांधी ने त्याग किया, प्रधानमंत्री पद छोड़ा, लेकिन जो उनके विरोधी कहते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये विवाद का, लेकिन उसमें कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहिए। अगर वो 91 में प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लेती तो कोई रोकने वाला उस समय नहीं था। लेकिन नहीं, मैंने 2004 की बात हम कह रहे हैं। आप 4 में तो उन्होंने त्याग की मूर्ति बनी, लेकिन 1991 में कोई नहीं ला रहा था। तो उसके चलते, अब देखिए उसके चलते क्या हुआ, 10 साल तक कांग्रेस का राज रहा देश में, 2004 से 14 तक। तो इस देश का मानस कुछ इस तरह से है कि जो इस तरह के लोग होते हैं। आज नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी की यूएसपी क्या है? नरेंद्र मोदी की यूएसपी है नरेंद्र मोदी की ईमानदारी। नरेंद्र मोदी की यूएसपी है कि वो परिवारवाद से ऊपर हैं, भ्रष्टाचार का उन पर कोई आरोप नहीं है। अगर आप नीतीश कुमार का यूएसपी देखिएगा तो इतने लंबे समय तक है, नीतीश कुमार पहली बार 85 में विधायक बने और 90 में केंद्र में पहली बार मंत्री बने, और तब से अगर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, नीतीश कुमार परिवारवाद से दूर हैं। तो ये इनकी यूएसपी, और इसलिए बिहार के लोग पसंद करते हैं या देश के लोग पसंद करते हैं। तो करीब करीब अगर आप देखिएगा पीके का भी अगर चरित्र देखिएगा तो पीके आज जिस जगह पर हैं और जितना इनके पास ताकत है, शोहरत है, सामर्थ्य है, ये कहीं से राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, कहीं से सत्ता में जा सकते हैं, लेकिन इसको इन्होंने त्याग करके बिहार की सड़कों पर घूमना स्वीकार किया। कितने ऐसे लीडर हैं जो बिहार में घूम रहे हैं, बिहार के लोगों को जगा रहे हैं। भाई जो लोग जगाएगा, जो लोग, में हो सकता है कि इस बार उनको कितनी कामयाबी मिलेगी तो जनता तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। लेकिन पीके जो काम कर रहे हैं उसको तो आपको नोटिस में लाना, उसको तो आपको कहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए फायदा घाटा तो बाद की बात है, लेकिन जो पीके जो काम कर रहे हैं, पीके जो जगा रहे हैं लोगों को, और आप जान रहे हैं कि इस बार अब तो 21वीं सदी के युवक वोट करेंगे। अब जो वोट करने वाले युवाओं की तादाद है
वो 21वीं सदी के लोग हैं ज्यादा, मैंने युवा उसी वर्ग के लोग मिलेंगे आपको। तो ये जो वर्ग है, ये वर्ग कहीं न कहीं पीके की तरफ थोड़ा मुखातिब है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। अगर आप बिहार में घूमेंगे और बिहार में जाएंगे गांव में, तो पीके की चर्चा है। ऐसी बढ़ाने का भी तो श्रेय हो सकता है, किसी ने इसको जानबूझ है कि वो सही से समीक्षा भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, राजनीति जब आप समीक्षा करते हैं और राजनीतिक चीज पर टिप्पणी करते हैं, तो आपको समग्रता में चीजों को देखना पड़ता है। और अगर समग्रता में देखे बिना किसी के कहने और करने पर आप अगर टीका टिप्पणी करेंगे, तो आपकी बात असत्य होगी, सत्य नहीं हो सकती है। हम लोग लंबे समय तक असेंबली और लोकसभा कवर करते रहे, और कभी हम लोग को बहुत दिक्कत नहीं हुआ चीजों को समझने में। 89 से हम लोकसभा चुनाव कवर कर रहे हैं, 90 से विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं। उसके पहले भी हम लोग जब स्टूडेंट लीडर थे या स्टूडेंट मूवमेंट में रहते थे, तो हम लोग पार्टी के लिए घूमते थे, देखते थे, चुनाव प्रक्रिया देखते थे। तो हम लोग ये अनुभव करते हैं कि अगर सही से आप विश्लेषण करेंगे तो चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी और दिखाई पड़ेगा कि क्या स्थिति है। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि मेरा अपना फीलिंग है कि पीके एक कौन है बिहार की राजनीति में, और भी अपनी उपस्थिति से हर दल को बेचैन कर रहे हैं। ठीक है, फैजान जी आपके पास आता हूँ, चौबे जी आ रहा हूँ, आता हूँ के जी आप पास भी। फैजान जी, मगर ये बात नहीं कोई बता रहा ये कि पीके का ये असर पीके को फायदा कर जाएगा या किसी दूसरी पार्टी को होगा, क्योंकि राजद को भी वो उतना ही कोस रहे हैं। आज आपने सुना होगा, कहा कि ये सब राजद सही निकल के आए, इनको वोट मत दीजिए, ये ताराचंद झा वाली बीजेपी नहीं है। देखिए, अभी आपने पहले एक सवाल पूछा था कि भाई पीके तो सब पर इल्जाम लगा रहे हैं, सब पर चार्ज लगा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कुछ चार्ज क्यों नहीं लगता है? तो मैं आपको याद दिला दूं कि जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने लगभग 1 महीना पहले, 1 महीना से ज्यादा हो गया, पीके पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर यह आरोप लगाए हैं कि भाई उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर है, उन्हें ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये सब उन्होंने चार्ज लगाए। और बहुत से उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिखाए कि वो कहाँ तेलंगाना में रजिस्टर्ड है, वो क्या क्या। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इतने दिन की बात हो गई, प्रशांत किशोर बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरे पर चार्ज लगा रहे हैं। अपने ऊपर जो चार्ज लगा उसका उन्होंने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, इसको कंट्राडिक्ट नहीं किया, इसकी कोई सफाई नहीं दी, इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। तो ये भी देखिए। अब दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि जो लोग, ठीक है, वो पहली मर्तबा राजनीति में आए हैं, उनमें गुण अवगुण सब हो सकते हैं, लोग उनके गुण भी देख रहे हैं, ईमानदारी भी देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात मैं कहना जरूर चाहूंगा कि जो लोग भी उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि आखिर जन स्वराज पार्टी की फंडिंग का सोर्स क्या है, पैसा कहां से आ रहा है। जन स्वराज पार्टी के नेता पीके ने खुद कहा एक फंक्शन में उन्होंने खुद कहा कि भाई आप हमें कैंडिडेट दीजिए, पैसे की फिक्र मत कीजिए, पैसा हम देंगे। यानी वो कैंडिडेट्स को लड़ाएंगे भी, कैंडिडेट्स को वो पैसा भी देंगे, उस पर पूरा कैंपेन पर खर्च भी करेंगे। ये खर्च कहाँ से आ रहा है? आज आप देखिए, जो लोग कहते हैं कि बिहार में देखिए क्या हो रहा है, उनकी पार्टी के छोटे छोटे नेता भी पीली पीली गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो जन स्वराज की गाड़ियां हैं। आखिर इतनी गाड़ियां, हजारों की तादाद में ये कार कहां से आई हैं? और ये इनका पैसा कौन दे रहा है? इनका पेट्रोल का खर्च कौन दे रहा है? इसके नेता जो घूम रहे हैं वो कर रहे हैं। और उन्होंने क्या जवाब दिया इस पर कि हमने इतना कमाया। भाई अगर आपने इतना कमाया तो आपने कितना टैक्स भी दिया था इस पर, और इतना कैसे आपने कमा लिया? कोई भी पार्टी इतना किसी को वो तो चंदे से आया है, वो कह रहे हैं, वो चंदे से आया है, वो कह रहे हैं वो चंदे से आया है। के जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं श्याम जी के पास जाऊं। चंदा नहीं सर, उन्होंने कहा कि हमने इतनी पार्टियों के लिए काम किया है
उनसे हमको पैसा मिला है, वो पैसा हम खर्च कर रहे हैं। तो ये अरबों रुपया क्या इतनी पार्टियों ने इनको दे दिया? ये एक बड़ा नहीं, सवाल है। नहीं, इसका सबसे कोई बड़ी जवाब बात नहीं कि ये आखिर है, इतनी फंडिंग कहाँ से देखिए हो रही है। सबसे नहीं, सबसे बड़ी बात है, अगर फंडिंग गलत उसमें कहीं तरीके न कहीं से, सरकार तो इसके अभी लिए तो चुप्पी साधी इसके लिए हुई तो है। इसके लिए तो भाई मैं- ईडी भी, सीबीआई भी, एसीबी भी सब सरकार के पास है, उससे जांच सरकार के सरकार को पास है, करानी लेकिन चाहिए सरकार एक्शन भाई। नहीं ले रही है। नहीं, इससे नहीं, कहीं न कहीं डाउट क्रिएट हो रहा है नहीं, अगर कि कहीं जदयू क्या के प्रवक्ता बीजेपी का के लिए है, बी टीम पे तो भाई काम कर रही जदयू है। के प्रवक्ता का ही तो, जदयू के प्रवक्ता के पास तो अपने सरकार से करावे, जांच करानी चाहिए अगर कोई गड़बड़ी है तो। यही तो कह रहा हूँ कि क्योंकि जदयू के लिए वो पहले रीडिंग करते थे, तो जदयू की सारी चीजें जानते हैं और जदयू को भी पता है कि इनके पास जो पैसे आए हैं हमने किस ब्लैक मनी को कहां से कैसे दिया है। ये चीज है, जब दो चोर एक साथ, चोर चोर मौसेरा भाई होते हैं, तो एक दूसरे पे आंचल नहीं लगाते हैं। इसी बात को तो फैजान जी कह रहे हैं, जो पुष्कर जी समझ भी रहे इस बात को कि बीजेपी के लिए बैटिंग कौन कर रहा है, या ये आरजेडी के लिए बैटिंग कर रहा है, ये किसकी भी टीम है। क्योंकि आपको ही पता है कि जीतने के लिए जो परसेंटेज चाहिए बिहार में वो नहीं है, वो जीतने के लिए जो इनको जो चाहिए, और ये चुप्पी साधी हुई है। जैसे हमारे पुष्कर जी कहे कि आखिर विपक्ष की पार्टियां क्यों जवाब नहीं दे रही है इनके आरोप का। तो मेरा यह मानना है कि यदि अब चुप्पी है तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाता है हमारे लॉ में यदि आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप चुप है, तो हाँ माना जाता हो। इसका मतलब कि जो पीके ने जो आरोप लगाया है बाकी पार्टियां, चौबे जी, शर्मा जी ने बिल्कुल घुमा दिया गोल गोल, दोनों चीजें कह दी। बोले कि जो जवाब नहीं दे रहे वो एक्सेप्टेंस मान रहे हैं और बीजेपी के लिए बैटिंग भी कर रहे हैं। पीके कुछ बड़ा खेल कर देंगे क्या? ये कुछ ना कुछ है बड़ा खेल, क्योंकि उनको पता है कि जो हिंदुत्व वोट है और जो जनता दल यू की जो कुछ परसेंटेज वोट है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, बीजेपी के पास बहुत स्ट्रांग है। उनका आज इतना बढ़िया था कि चिराग पे डिस्कशन होता श्याम जी कि अमित शाह जी कल पटना गए, बेगूसराय गए, रोहतास में बोले, लेकिन चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हुई, उपेंद्र कुशवाहा से भी नहीं मिले, जीतन राम मांझी से भी नहीं मिले, सिर्फ नीतीश को खुश करके चले आए। चर्चा तो इस पे होना चाहिए ना, लेकिन बम फोड़ दिया पीके ने। आप जो टॉपिक कह रहे हैं उसमें मैं एक बात और जोड़ रहा हूं कि नीतीश जी तो खुद मिलने चले गए वहां तक। वही ये नीतीश कुमार के कैरेक्टर के खिलाफ है, उनके कैरेक्टर से मेल नहीं खाता है। खैर, अभी जो चर्चा हो रही है जी, पीके इंपॉर्टेंट हैं। अगर पीके इंपॉर्टेंट नहीं होते तो टीवी 9 उन पे डिबेट क्यों कराता है, एक बार दो बार नहीं कई बार। अब करा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है, पहली बार। नहीं, हम सब पे कर रहे हैं, हम करें, पंकज जी करें या अंकित करे, हम सब कर रहे हैं। बिहार की बात है तो बिहार की बात जो करेगा हम बात करेंगे। मैं टीवी 9 की ही बात कर रहा हूँ ओवरऑल जी। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि जो शर्मा जी ने कहा वो बात सही है कि पीके हर किसी के घर में से घुस के बाहर आए हैं, हर किसी के घर की बात वो जानते हैं, वो चाहे भाजपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बाकी दल हो। तो वो सबकी बातें, सबकी नब्ज वो पकड़े हुए हैं, उसी आधार पर अब अपनी रणनीति चला रहे हैं। दूसरी बात, जो पैसे का सवाल उठता है कि फंडिंग कहां से हो रही है, फंडिंग की बात जब आएगी तो सबके पास जाएगी ना, बाकी दलों के पास फंडिंग कहां से हो रही है। नहीं, वो हम विनय जी से सहमत हैं। सत्ता में बैठी पार्टी छोड़ दिए, बाकी के लिए तो ईडी सीबीआई है, पता कर लेती है कि कहाँ है। जिस कंपनी का जो वर्थ होता है 50 करोड़ है, वो चंदा दे रहा है 200 करोड़। तो ये बात तो आपको ही पता है, सबको पता है कि बॉन्ड जो है कैसे चंदा आ रही है। जिस कंपनी का वर्थ ही 100 करोड़ है वो 5 करोड़ चंदा दे रही है। विनय जी, चंदा वहां फंड करते हैं वे भी तो पीके के संपर्क में हैं। अच्छा, और ये सब कोई जानता है कि चुनाव में आप खड़ा हो जाइए और थोड़ा सा भी मजबूत होंगे तो पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसा आपके पास आएगा, चाहे जिस स्रोत से आवे आने लगेगा। तो पैसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वोट कहां से आएगा, वोट कहां से आएगा, पीके कितना बड़ा चैलेंज है, विनय जी चैलेंज है।
ये सब जब चर्चा पीके पे चल रही है तो मैं पीके से ही रिलेटेड, वो सब कुछ कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों का ऐलान क्यों नहीं कर दे रहे हैं? 2 साल से पैदल चले हैं। ठीक है शर्मा जी, आ रहा हूं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा। 2 साल से पैदल चल रहे हैं, सब पूरा गांव मजरा मजरा घूम गए हैं। अरे तो यही कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे। नहीं बन रही बात आरजेडी कांग्रेस में, नहीं बन रही बात तेजस्वी जीतन राम और एनडीए में, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सिर्फ आरोप लगाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी चुनाव अनाउंसमेंट होना बाकी है, चुनाव की घोषणा होनी है। जब घोषणा हो जाएगा तब आप ये सवाल कर सकते हैं क्यों नहीं कर रहे। अभी नहीं, तो समय है मेरे ख्याल। अब देखिए अभी वो कम से कम आप मैं बताऊं, मायावती जब लड़ती थी चुनाव, काशीराम सबसे पहले 6 नहीं 8 महीने पहले डिक्लेयर कर देते थे। हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है। आप हर पार्टी की रणनीति को एक हिसाब से नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अब कोई किसी राज्य में आप देखते हैं मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करके लड़ा जाता है, किसी राज्य में देखते हैं कि केवल मोदी जी के नाम पर लड़ा जाता है। तो हर पार्टी की अपनी अपनी नीति होती है और परिस्थिति के अनुसार नेता निर्णय लेते हैं। मुझे लगता है कि वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई हम जल्द करेंगे घोषणा, तो जल्द करेंगे। और हमको लगता है कि मैं बताऊं, मैं आपसे ये जवाब ले लूं, मैंने सवाल क्यों पूछा था, बड़ा टेक्निकल सवाल इसलिए नहीं घुमाया फिराया ज्यादा, मालूम है वो अब बागियों को देंगे टिकट क्या? यही चीज वो बागी का इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि हर राजनीतिक दल जो होता है, आ रहा हूं जो बरस रहे हैं, अगर उनको भाजपा टिकट नहीं देती है तो इसकी क्या गारंटी है कि पीके उनको टिकट नहीं देंगे? वही तो मैं इसीलिए चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाया कि भाई आरोप लग गए, जवाब नहीं दिया जा रहा, तो एक राउंड ये भी पूछ ले। अब देखिए चाल चरित्र चेहरा तो कहीं है नहीं, ये खुली बात है, किसी के लिए नहीं है, किसी पार्टी के लिए नहीं है। ये चीजें भारत में अब खत्म हो चुकी हैं, चाल चरित्र चेहरा। अगर चाल चरित्र चेहरा की बात होती तो आप पूरे राज्य में, पूरे देशों में देख लीजिए। चौबे जी आपके पहले स्टेटमेंट पे बात कहे तो आप सुनिए, कह रहे जो त्याग कर रहा है, यही पैनल बोला ना कि जो त्याग करता है उसको जनता जिताती है, और मान ले कि चाल चरित्र चेहरा नहीं है। वो सब बातें अब खत्म हो चुकी हैं। अगर जो त्याग करता है तो उसको ही जिताती हैं। तो मैं महाराष्ट्र में जाता हूं, महाराष्ट्र में जो देख रहे हैं अजीत पवार आदि, उन्होंने कौन सा त्याग किया था कि जीत गए? ठीक बात है, ठीक बात है आपकी। फैजान जी, किया था फैजान जी, तो क्या माने कि आरोप लगाते रहेंगे, जब सबके टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे तो ये सबसे बड़े बागियों को लाएंगे और दूसरों को हरवाएंगे? मेरा तो इन्फ्रेंस ये है, जीते कुछ ना, मुझे लगता है 243 बागियों के लिए बड़ी जगह है। ये आपका अंदाजा सही है और यही होने भी जा रहा है, क्योंकि चर्चा बहुत हो चुकी है जन स्वराज पार्टी की पूरे बिहार में। हो सकता है लोगों का अट्रैक्शन भी हो, लोगों का मतलब राजनीतिक लोगों का, पॉलिटिशियंस का भी अट्रैक्शन उनकी तरफ है। तो अगर राजद से टिकट नहीं मिला, भाजपा से टिकट नहीं मिला, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, जदयू से टिकट नहीं मिला, तो ऐसे लोग उस दल की तरफ जाएंगे जिसकी चर्चा ज्यादा हो रही हो। तो अभी आज की तारीख में किसकी ज्यादा चर्चा हो रही है? जन स्वराज की हो रही है। तो जन स्वराज का मतलब थोड़ा मार्केटिंग ज्यादा है अभी, तो वो उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन उसमें जन स्वराज की कितनी हैसियत है, कितनी जिताने की कितनी हैसियत है, ये तो इलेक्शन मैं तो कह रहा हूं ना, बागी जब लड़े जीतते 10% भी नहीं है, हरा जरूर देते हैं, हरा जरूर देते हैं, लेकिन बागी कभी कभी बहुत जीत भी जाते हैं। अब आप 2020 का मैं आपको किस्सा सुना रहा हूं। सीमांचल में राजद के कुछ लोगों को जिनको टिकट नहीं मिला, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में चले गए। जी AIMI लड़े, जीत गए। पांच नहीं, मैं कहूंगा 4, एक तो पहले से थे, 4 राजद के बागी लोग थे जो उसमें गए और वो जीत गए चारों।
ये अलग बात है कि फिर बाद में वो राजद में ही चले गए, लेकिन वो केके जी, MIM के केके टिकट पर जी, इलेक्शन तो लड़ के जीते थे। पीके का दांव ठीक है, क्या पता 243 में अगर बागी लड़े और उनके बड़े चेहरे लड़े हो, कहीं 10 से 12 सीटें आ गई। अभी तो ओपिनियन पोल भी आने शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं 10 के अंदर 10 और 15 सीटों के आसपास, जैसा वो कहते हैं, या तो मैं अर्श पे हूंगा या अर्श पे हूंगा या फर्श पे हूंगा, अगर 10 भी आ गए तो उनके तो चांदी हो ही जाएगी। और जब उनसे पूछा कि आप किसको समर्थन देंगे तो बोले वो लोग तय करेंगे। पिछले चुनाव को यदि देखा जाए तो आपने चिराग पासवान की युद्ध को देखा होगा। चिराग पासवान भली भाजपा को, जदयू को जिता नहीं पाए, बट हराने में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। नहीं, वो तो तब जदयू को ही हरा रहे थे। और AIMM ने भी 4 सीट जीती और 12 सीट पे उन्होंने RJD को हराने का काम किया है। तो यहाँ पे पीके इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि केजरीवाल वाला वो मूवमेंट नहीं है, अन्ना आंदोलन है नहीं। बस जो उन्होंने जितने बेरोजगार, जितने भी जो अशिक्षित और जो भूखे लोग थे, उनको पैसा दिया, उनको गाड़ी दिया, बाइक दिया, पेट्रोल दिया, उनको रोजगार, एक तरह से रोजगार मिल गया 6 महीने के लिए चुनाव के समय में। अब जो ये बेरोजगार लोग जब घूमेंगे, उनके परिवार के झंडे घर के बाहर जब झंडे लगेंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी कद उठेगा। और यहाँ पे जो बागी लोग हैं, जो बागी में 100% तो करप्ट होंगे, ऐसा नहीं कि जो बागी, जो असंतोष जो कैंडिडेट होंगे उसमें सारे तो विनय जी, छवि वाले होंगे। चाहे जितनी छवि लेके आओ, जब जरूरत होगी जिताऊ कैंडिडेट की तो उस कैंडिडेट को टिकट दे दो। आखिरी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम करता है, जिताऊ कैंडिडेट। इमेज खराब हो जाए, लेकिन इमेज खराब होगा यदि आपने 50-10 ऐसे भी सीट को दे दिया जिसकी 5 सीट खराब है या गुंडे के रूप में वो प्रचलित है, तो वैसी जगह पे फिर कहीं ना कहीं जो हवा जो बना है इनका पीके का, वो हवा खराब भी होगा, क्योंकि उठने में टाइम। ठीक है केके जी, अब लास्ट में विनय जी और श्याम जी से टिप्पणी ले लूं। विनय जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, जिताऊ कैंडिडेट तो लोकतंत्र में तो जनता मालिक है ना, और जनता जिसको जिताना चाहेगी जिताएगी और जिसको हराना चाहेगी हराएगी। अब देखिए ना, भ्रष्टाचार का जब मामला उठा 95 के बाद, तो कभी लालू प्रसाद यादव को अकेले बहुमत नहीं आया, क्योंकि 97 में चारा घोटाला का केस उजागर हुआ और चारा घोटाला के बाद उनको जेल की सजा हुई। फिर 95 में ही उसके बाद तो कभी वो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए। तो किसी को नहीं मिला। समय तो ऐसी स्थिति आ गई 2010 में कि 22 सीटों पर सिमट गई थी उनकी पार्टी जी। वो तो नीतीश कुमार ने उनको संजीवनी दे दिया, 14 में उनके साथ चले गए और 15 में एक चुनाव जब एक साथ लड़ लिए तो फिर उनकी पार्टी को ताकत मिला। तो मेरा मानना यह है कि चुनाव में जनता ही फैसला करेगी। मुद्दा, जिन मुद्दों को लेकर पीके जा रहे हैं वो मुद्दे जेन्युइन मुद्दे हैं। आज भी बिहार में शिक्षा की समस्या है, आज भी स्वास्थ्य की समस्या है। ये निश्चित रूप से कि नीतीश कुमार ने काफी विकास किया है, बिहार का चेहरा बदला है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाया है, राजगीर वगैरह में वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम बनाया है, गांव-गांव तक सड़क पहुंचाया। लेकिन आज भी खास करके स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा में बड़ी कमी है और बिहार के बच्चे आज भी बाहर जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया गार्जियन का जा रहा है और न केवल पैसा जा रहा है बिहार से बाहर, बल्कि बिहार की बुद्धि भी जा रही है। फैजान जी भी पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भाई यहाँ के बच्चे अब जो विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, फिर आना नहीं चाहते हैं बिहार में। ये समस्या हो रही है। अगर आप बात करेंगे, जो बच्चे दिल्ली चले जाते हैं, जो बच्चे लंदन चले जाते हैं, वो फिर बिहार आना नहीं चाहते। तो हमारा पैसा भी जा रहा है और हमारा बुद्धि भी जा रहा है। तो ये बिहार के लिए तो मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड क्लास का स्कूल खुले, वर्ल्ड क्लास का अगर यूनिवर्सिटी खुले, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। 2-2 साल 3-3 साल पर लोगों को डिग्री मिल रहा है और कभी कभी तो अजीबोगरीब निर्णय होता है। मैं आपकी बात से पूरी तरीके विनय जी सहमत हूं कि मुद्दों पर सियासत हो तो अब देखिए ना, बिहार में लॉटरी से प्रिंसिपल बनते हैं। भाई कभी साइंस कॉलेज वगैरह का जब हम लोग पढ़ते थे या हम लोग के फादर जब पढ़ते थे तो साइंस कॉलेज का क्या रुतबा होता था? जी सही है।
हमारे बिल्कुल father सही, के बिल्कुल teacher थे, सही। साहब हमने भी साहब पढ़ाई हमारे किया है father वहाँ पे। के टीचर रहा करते थे, जो इंडियन फॉरेन सर्विस में थे। कितने विद्वान लोग उस समय थे। पटना यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को देखिए, साइंस कॉलेज के, अरे साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना अपने आप में माना जाता था बहुत अच्छे बच्चे हैं। बिल्कुल। सेंट आज स्टीफेंस क्या कॉलेज स्थिति दिल्ली है? का माना जाता था। अब आप देख लीजिए ना, हमको याद है चंद्रशेखर जी एक बार बताए कि वो मेंबर पार्लियामेंट बने थे, और जब दिल्ली में उनको ऑपरेशन कराना था हर्निया का, तो दिल्ली में बताया गया कि भाई सबसे बेस्ट डॉक्टर पटना में है, और एज ए मेंबर पार्लियामेंट वो पटना पीएमसीएच में आकर अपना ऑपरेशन कराए थे। तो ये पटना मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा थी। आज क्या प्रतिष्ठा है? तो इसको सबको सोचना पड़ेगा, सबको इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना थोड़ा पड़ेगा, वरना विनय जी का सवाल को मैं बिल्कुल मतलब जो उन्होंने कहा कि मुद्दों की राजनीति वो कर रहे हैं, लेकिन श्याम चौबे जी, आखिरी में जब आप कैंपेन देखेंगे ना, तो इर्द गिर्द हिंदू मुसलमान घुसपैठिए ये क्यों हो जाता है? विकास के नाम पर क्यों नहीं मांगा जा रहा वोट? या विकास के मुद्दों, नाम- जो बात पीके कह रहे हैं कि कौन देगा नौकरी बिहार में, उस पर क्यों नहीं आता है देखिए, मुद्दा? विकास जो है ना, विकास एक मुलम्मा होता है। बाकी चीजें तो वोट तो जैसे खींचने का होता है, वोट भावनात्मक मुद्दों पर ही खींचा जाता है, और खास करके इधर हाल के वर्षों में चलन हो गया है कि भावनात्मक मुद्दे ही काम करेंगे, जात पात ही काम करेगी, और क्षेत्रवाद ही काम करेगा। ठीक बात है। जब चुनाव आते आते ये सारा विकास पीछे छूट जाता है। अगर विकास सामने रहता तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसे विनय जी कह रहे थे अभी कि इतनी सड़कें बन गई, सड़कों पे कितना खर्च हुआ? बहुत खर्च हुआ। उतने पैसे आपने एजुकेशन में क्यों नहीं लगाए? उतने पैसे आपने हेल्थ में क्यों नहीं लगाए? अगर आप एजुकेशन और हेल्थ बढ़िया दे दीजिए और फ्री दे दीजिए, फ्री फॉर ऑल, और इसमें से प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल हटाइए। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये तो आपने और थ्योरेटिकल कर दिया चौबे जी। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मतलब फिर दूसरा ये कुछ जरूर हिस्ट्री है लिखी कि- जाइए। इस चुनाव क्या अगले 20 चुनाव में ये नहीं पॉसिबल है? लेकिन करेंगे, पुष्कर जी, करेंगे लेकिन नहीं। ये चीज जरूर है कि सरकारी ये आपको हॉस्पिटल सड़क दे और देंगे, शिक्षा को ये आपको उच्च स्तर बिजली जो दे है देंगे। उठाना जरूरी है हम हमारे देश चौबे के जी लिए, यदि हम आपको देश एक का विकास एग्जाम्पल चाहते हैं। बता दें। शुभांशु शुक्ला जी, प्राइवेट उस पे गया ना अभी, और गाजे बाजे के साथ कितना उसको दिखाया गया कि वो ऐसा लग रहा है सरकार की किसी स्कॉलरशिप से चला गया है। जी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो देख रहे हैं, आप लग रहा है जेपी वाले दौर से को अब पूरा होते देखना चाह रहे हैं, जो नहीं, जेपी आप चाहते वो- थे। नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं कि लोग इसकी मांग करें। ये जो घर घर जाएंगे ना, या जाते हैं ना, या भविष्य में भी ये जाएंगे, प्राइवेट शिक्षा क्योंकि ये- काफी महंगा हो गया है और दिन पर दिन सरकारी चीजें गिर रही है। ये बात सही कह रहे हैं चौबे जी। उनको बढ़िया शिक्षा और हेल्थ फैजान जी, आखिरी में आपसे मैं खत्म कर रहा हूं, क्या आप सहमत हैं कि मुद्दे कौन से बनेंगे? नहीं मुद्दे कुछ भी नहीं पुष्कर जी, बनेंगे। मैं मुद्दे आपकी कुछ भी नहीं बात बनेंगे। से बिल्कुल एग्री करता हूं कि मुद्दे तो बहुत उठ रहे हैं, हर पार्टी उठा रही है, और अच्छे अच्छे मुद्दे भी उठ रहे हैं। वो रोजगार के मुद्दे हों, या वो डेवलपमेंट से रिलेटेड मुद्दे हों, या एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे हों, वो सब कुछ है। लेकिन चुनाव की जब घड़ी आएगी, जब वोट देने लोग जाएंगे, उससे 2-4 दिन पहले सारे मुद्दे गौन हो जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है। फिर वही हिंदू जाति मुसलमान होगा, फिर अभी वही हो जात जाएगा। पात होगा, फिर वही घुसपैठ जाति होगा। पाति यही हिंदू मुद्दे मुस्लिम जो बन रहे हैं, यही मुद्दे बनेंगे, और इन्हीं मुद्दों पर लोगों को वोट देना मजबूरी होगी। वोट देना मजबूरी हो गया है। विनय जी आप, श्याम जी आप, फैजान जी आप और के जी आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की बात में पीके एक एक करके बीजेपी के बड़े नेताओं और मंत्रियों के, एनडीए के, उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, और साथ में वो आरजेडी को लपेट दे रहे हैं। बोले जननी वहीं से है, सब वहीं से आए, तो अब की वोट किसको देना है आप सोच लीजिए, ऐसा पीके कह रहे हैं। लेकिन क्या जब जो हमारे पैनल ने कहा
कि जब तक वोट पड़ने का नंबर आएगा तो हमें मुद्दे नहीं याद रह जाएंगे, हमें जात पात याद दिलाती हैं पार्टियां, हमें धर्म याद दिलाती हैं और कई मुद्दे, वो जो जरूरी मुद्दे हैं अस्पताल, स्कूल, कमाई, ये शायद पीछे छूट जाते हैं। धन्यवाद।